डेंड्राइट बहुत ज्यादा ब्रांच होता है और एक सिंगल एक्सॉन होता है। क्लियर है? ये न्यूरॉन के एक्सॉन हिलॉक पे अगर कोई सिग्नल जनरेट हुआ तो वो सिग्नल पूरे आगे एक्सॉन में ट्रैवल करना चाहिए। उसके आगे ट्रैवल करने को बोलते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व। प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ब्रेन ब्रॉक्स या क्रेनियम में। ब्रेन के ऊपर 3 मेनिंजेस, 3 कवरिंग होती है, उनको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। हेलो बेटा, चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बिना डिले करे पर्याप्त ब्रेक ले चुके हो तुम लोग। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अगर एक साथ एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करें। मान लो आपने खाना खाया, खाना पेट में गया, पेट इंटेस्टाइन को बोल रहा है कि इंटेस्टाइनल जूस निकाल, लेकिन इंटेस्टाइन बोल रहा है मैं तो नहीं निकाल रहा, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप खाना खाते हो तो आपका स्टमक, आपका गॉल ब्लैडर, आपके इंटेस्टाइन्स एक साथ काम करने चाहिए अपने जूसेस और अपने सिक्रीशंस को पोर करने के लिए। तो जब भी हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गन्स की, वो एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करे, एक साथ मिलजुल के काम करे, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है? अब कोऑर्डिनेशन में आपके 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। करंटली मैं न्यूरल सिस्टम की बात करूंगी, एंडोक्राइन सिस्टम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है? न्यूरल सिस्टम में क्या होता है? न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं आपकी बॉडी की फंक्शनिंग करवाने के लिए। न्यूरॉन्स को आप क्या बोलते हो? बेसिस ऑफ द फंक्शन के बेसिस पे जो न्यूरॉन्स आपका सिग्नल लेके आते हैं उनको बोलोगे सेंसरी, और जो सिग्नल लेके बाहर जाते हैं उनको बोलोगे मोटर। अब इतना सुनना, न्यूरल सिस्टम के क्या क्या पार्ट होते हैं? न्यूरॉन्स प्लस आपका जो प्रोसेसिंग सेंटर होता है। तो प्रोसेसिंग सेंटर क्या होता है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच इज व्हाट? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके आगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरल सिस्टम थोड़ी देर में बनाऊंगी, समझ में आ गया? तो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? जॉइंटली कोऑर्डिनेट करता है और इंटीग्रेट करता है सारे ऑर्गन्स की एक्टिविटी को, जिससे कि वो एक साथ एक सिंक्रोनाइज फैशन में या सिंक्रोनाइज मैनर में काम कर सके। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया हर एक बच्चे को? इतने पॉइंट में कोई दिक्कत है? अब न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो न्यूरल सिस्टम बेटा जी न्यूरोट्रांसमीटर्स को यूज करता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स को यूज करता है। भले ही न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हैं, लेकिन डिफरेंस होता है न्यूरोट्रांसमीटर में और हार्मोन्स में। ठीक है? तो न्यूरल सिस्टम अगर मैसेज ट्रांसफर करवाएगा तो न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर को यूज करके, एंडोक्राइन सिस्टम करवाएगा तो हार्मोन्स को यूज करके। न्यूरल सिस्टम क्या करता है? फास्टर एक्टिविटी कराता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम की एक्टिविटी कंपैरेटिवली क्या होती है? स्लो। सो न्यूरल सिस्टम इज व्हाट? क्विकर, एंड आपका एंडोक्राइन सिस्टम इज व्हाट? कंपैरेटिवली स्लोअर। तो आपका न्यूरल सिस्टम क्या करता है? एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क प्रोवाइड करता है टारगेट सेल्स तक। मतलब जहां से सिग्नल आ रहा है और जहां पे जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट होता है। मान लीजिए मैंने गर्म बर्तन को यहाँ पे हाथ लगाया, तो सेंसरी न्यूरॉन सीएनएस के पास सिग्नल लेके जाएगा। ठीक है? हाथ में रिसेप्टर्स थे, रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएगा सीएनएस के पास। मोटर न्यूरॉन हाथ की मसल को सिग्नल देगा कि हाथ हटाना है। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? न्यूरॉन की बात करेंगे तो क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। इतना पॉइंट क्लियर है? न्यूरॉन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? न्यूरॉन के ब्रॉडली 2 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेसेस। अब सेल बॉडी की बात करोगे तो मेन कंट्रोलिंग सेंटर होता है न्यूरॉन का, एक न्यूक्लियस होता है। इसके बाद सेल प्रोसेसेस 2 होते हैं, एफरेंट और इफरेंट। जो सेल प्रोसेस न्यूरॉन की सेल बॉडी के पास सिग्नल को लेके आएगा उसको बोलोगे डेंड्राइट, और जो सिग्नल सेल बॉडी के दूर लेके जाएगा उसको बोलोगे एक्सॉन। समझ में आ गया? तो 2 सेल प्रोसेस है, एफरेंट हो गया डेंड्राइट, इफरेंट हो गया एक्सॉन। समझ में आ गया? डेंड्राइट बहुत ज्यादा ब्रांच होता है और एक सिंगल एक्सॉन होता है। क्लियर है ये पॉइंट? अब होता क्या है? सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में आपके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, विच आर ग्रे इन कलर, जिसको क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स होते क्या है? आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या काम होता है? न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, उन प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएंगे, वो बाद में क्या फॉर्म करवाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक्सॉन के शुरू वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन नीचे कंटिन्यू करेगा, एक्सॉन टर्मिनल, फिर वो ब्रांच करेगा और फिर फाइनली वो क्या बनाएगा? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नर्व्स। और साइनेप्टिक नर्व्स में क्या होता है? साइनेप्टिक वेसिकल्स व्हिच आर फिल्ड विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स आपको पढ़ने हैं, आप ये देख लेना, बट मैं पहले बता रही हूँ आपको। पहला क्या है? नॉन पोलर या एपोलर, जहां पे कोई सेल प्रोसेस है नहीं, तो वो तो हाइड्रा में बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है? डेवलप नहीं है। अगला है यूनिपोलर, एक ही सेल प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो यूनिपोलर कहाँ होते हैं आपके? मेजॉरिटी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अगला हो जाएगा बाइपोलर, एक डेंड्राइट एक एक्सॉन, कहाँ होता है? रेटिना ऑफ द आई में। समझ में आ गया? दूसरा होता है मल्टीपोलर, एक एक्सॉन लेकिन मल्टीपल डेंड्राइट्स, कहाँ होते हैं? मेजॉरिटी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। स्यूडो यूनिपोलर क्या होते हैं? स्यूडो यूनिपोलर में बेसिकली आपका जो डेंड्राइट और एक्सॉन होता है वो ऐसे एक्सिस में प्रेजेंट होता है कि आपको लगता है कि वो एक ही यूनिपोलर है, बट वो बहुत क्लोज प्रेजेंट होता है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और हम क्या बोलते हैं कि जो स्यूडो यूनिपोलर है वो इनिशियली क्या थे आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में?
वो मॉडिफिकेशन होता है, बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेज से मॉडिफाई होकर आपके स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स बनते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन? डीआरजी विच इज डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। क्लियर है? वो चीज मैं बाद में बताऊंगी एम्ब्रियोनिक स्टेज वाला। समझ में आ गया? तो जितने एनसीईआरटी में उसको बस देख लेना, यूनिपोलर कहां है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बाइपोलर कहां है रेटिना में, और मल्टीपोलर कहां है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। क्लियर है ये पॉइंट? इतने पॉइंट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है? बोलो जल्दी। ठीक है, सेल बॉडी में क्या होते हैं? अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। अब क्या नहीं होता है? सेल बॉडी के पास सेंट्रियोल्स नहीं होता, जिसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स रीजेनरेट नहीं कर सकते क्योंकि क्या नहीं होते हैं न्यूरॉन्स की सेल बॉडी के पास? सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो इंपल्सेस डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ जाएंगे और सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ जाएंगे। समझ में आ गया? पक्का? इतने। अब डायग्राम देखना, ये क्या क्या है? डेंड्राइट क्लियर है, निसल ग्रैन्यूल्स क्लियर है, सेल बॉडी क्लियर है, न्यूक्लियस क्लियर है। क्लियर है? एक्सॉन है, ये क्या है आपका? एक्सॉन टर्मिनल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज साइनेप्टिक नर्व। अब जो नया है वो देखना, एक्सॉन के पास बेटा जी ऐसे कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। क्या बोलेंगे इसको? माइलिन शीथ। किसकी लिपिड, किसकी कवरिंग होती है ये? ग्लाइकोलिपिड की, जिसको क्या बोलेंगे? माइलिन शीथ। अब एक्सॉन में वो पॉइंट जहां पे माइलिन शीथ नहीं है उसको क्या बोलेंगे? शॉन सेल। सॉरी, उसको क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रैनवियर। आई एम सॉरी, क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रैनवियर। और शॉन सेल क्या है? वो सेल जो आपकी माइलिन शीथ बनाता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, आप नर्वस सिस्टम को सीएनएस पीएनएस में बोलते हो, तो शॉन सेल पीएनएस में बनाएंगे माइलिन शीथ, लेकिन अगर वही माइलिन शीथ सीएनएस में बनानी है तो कौन हो जाएगा आपका? ओलिगोडेंड्रोसाइट। सॉर्टेड है ये पॉइंट? अगला, जिन नर्व फाइबर्स में या एक्सॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट है उसको बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, या इसी के साथ साथ इसका दूसरा नाम है मेड्यूलेटेड, मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स। और ये हो जाएगा नॉन माइलिनेटेड, स्पेलिंग गलत है, या फिर हो जाएगा नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? माइलिन शीथ इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। नोड ऑफ रैनवियर इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। माइलिन शीथ ही नहीं है तो नोड ऑफ रैनवियर कहां से होगा? लोकेशन माइलिनेटेड कहां प्रेजेंट है? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में। यही नॉन माइलिनेटेड कहां प्रेजेंट है? ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ये क्या है अभी आगे डिस्कस करते हैं। समझ में आ गया? तो शॉन सेल्स क्या करते हैं? आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि शॉन सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं बट वो माइलिन शीथ नहीं बनाएंगे। अगर शॉन सेल प्रेजेंट है और वो माइलिन शीथ बना रहा है तो मैं क्या बोलूंगी? कि शॉन सेल इज एनवेलपिंग द एक्सॉन। लेकिन अगर शॉन सेल प्रेजेंट है वो माइलिन शीथ नहीं बना रहा है तब मैं क्या बोलूंगी? इट एनक्लोजेस। एनवेलप बस इतना याद रख लेना, पेपर है, पेपर के बाहर अगर एनवेलप है एक्स्ट्रा कवरिंग है। एनवेलप कर रहा है तो माइलिन शीथ बना रहा है, एनक्लोज कर रहा है तो माइलिन शीथ नहीं बना रहा। तो शॉन सेल सराउंड बोथ माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, मतलब नॉन माइलिनेटेड में भी शॉन सेल प्रेजेंट होते हैं, बट क्या फर्क होता है? माइलिन शीथ नहीं बनाएगा, बट दे फॉर्म माइलिन शीथ ओनली इन दी माइलिनेटेड फाइबर्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है जो मैंने बोला था कि शॉन सेल एनक्लोजेस दी axon in case of non myelinated but envelops the axon in case of myelinated। क्लियर है? बोलो जल्दी। अगला, अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की एक्साइटेबल प्रॉपर्टी की। अगर आप एक्साइटेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो होगा क्या? बेसिकली अब यहां से तीन चीजें आती हैं, जनरेशन, कंडक्शन और ट्रांसमिशन। मान लो कोई सिग्नल आया, मेरे न्यूरॉन मुझे बोल रहा है, मेरी मान लो मैंने गर्म बर्तन पे हाथ लगाया, मेरी मसल को पता कैसे चलेगा कि काम करना है? कुछ ना कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ चार्जेस, कुछ ना कुछ आयंस के चेंजेस होंगे। तो वो चेंजेस जो होते हैं उसको बोलते हैं नर्व इंपल्स को जेनरेट करना। अब नर्व इंपल्स जेनरेट होती है एक्सॉन हिलॉक पे, इनिशियल पॉइंट ऑफ द एक्सॉन। मान लो किसी न्यूरॉन के एक्सॉन हिलॉक पे अगर कोई सिग्नल जेनरेट हुआ तो वो सिग्नल पूरे आगे एक्सॉन में ट्रैवल करना चाहिए। उसके आगे ट्रैवल करने को बोलते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। लेकिन अगर इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जाएगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? तीन वर्ड्स में डिफरेंस। जेनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स क्या है? चेंजेस लेकर आना, एक्शन पोटेंशियल जेनरेट करवाना। कंडक्शन क्या है? एक सिंगल न्यूरॉन के एक्सॉन में सिग्नल का फैलना। ट्रांसमिशन क्या है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल का जाना। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को? ठीक है। अब है क्या, मान लो रेस्टिंग फेज में बात करेंगे, टेक्स्ट आप पढ़ लेना, बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे हमें बताए। लीकी चैनल्स हैं, सोडियम लीकी चैनल्स, पोटेशियम लीकी चैनल्स, हाँ या ना?
वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके मैकेनिकल गेटेड चैनल्स, लिगेंड गेटेड चैनल, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन जहां पे न्यूरॉन कुछ काम नहीं कर रहा है उसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज या पोलराइजेशन। सॉर्टेड है। अब मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, इसके बाहर वाला फ्लूइड क्या होगा, ये एक्सॉन है, तो इसमें बाहर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, अंदर क्या होगा, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। बाहर क्या है, सोडियम ज्यादा, अंदर क्या है, पोटेशियम ज्यादा। बाहर सोडियम के साथ साथ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, अंदर पोटेशियम के साथ साथ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। एज अ रिजल्ट मेम्ब्रेन पे बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। समझ में आया। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इस टाइम पे बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज -70 मिलीवोल्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद एक और चीज है कि रेस्टिंग फेज में ये जो मेम्ब्रेन होती है पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल होती है एंड नियरली इम्परमिएबल होती है सोडियम के लिए। कंप्लीटली इम्परमिएबल नहीं है, नियरली इम्परमिएबल है, मतलब थोड़ा बहुत सोडियम ही निकल पाता है। लेकिन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए कंप्लीटली इम्परमिएबल है। इतना पॉइंट क्लियर है। इतने स्टेटमेंट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब इस पॉइंट पे सोचना क्या है, रेस्टिंग स्टेज में लाइगेंड गेटेड लीकी चैनल्स हमेशा काम करेंगे, सोडियम लीकी चैनल्स, पोटेशियम लीकी चैनल्स। इस टाइम पे मेम्ब्रेन के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप फंक्शन करता है। रीजन, पोटेशियम लीकी चैनल्स करेंगे क्या, पोटेशियम को ज्यादा से, कोई भी लीकी चैनल्स पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, हाई टू लो। पोटेशियम हाई कहां था, आईसीएफ में, लो कहां था, ईसीएफ में। वो कॉन्टिन्यूसली क्या कराएगा, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। तो ये तो डिस्टर्ब कर रहा है ना रेस्टिंग पोटेंशियल को, उसको पोटेशियम अंदर ज्यादा चाहिए। इस वजह से इस केस में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या काम करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगा। 3 सोडियम को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगा। कम कहां है सोडियम, अंदर, ज्यादा कहां है, बाहर। 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा। ये याद करो, ये अगर पंप था तो 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा। आ गया याद। सोडियम ज्यादा कहां था, ईसीएफ में, कम कहां था, आईसीएफ में। अगेंस्ट द ट्रांसपोर्ट कब होगा, जब आईसीएफ टू ईसीएफ मूव करवाएगा, हाँ या ना। पैसिव कब होगा, जब ईसीएफ टू आईसीएफ मूव करवाएगा। सॉर्टेड है। गलत बोला है कुछ, फटाफट नोट्स वेरीफाई कर लो, सही है ना। 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करेगा, आपका काम करेगा रेस्टिंग फेज में। क्या ये पॉइंट क्लियर है। इतने पॉइंट में कोई दिक्कत परेशानी है किसी बच्चे को, जल्दी बताइए। ठीक है। अब मान लीजिए कोई सिग्नल आया, तो कोई सिग्नल जैसे ही आता है सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होना शुरू होता है। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होता है तो पोटेंशियल धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जाएगा। -70 से -50, -60, 65, -55 तक पहुंचता है। जैसे ही पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट पहुंच गया, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मतलब किसी भी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस अगर कुछ काम करवाना चाहता है बॉडी से, तो उसको जरूरी है कि वो पोटेंशियल को -70 से -55 तक लेकर जाए। समझ में आ रहा है। तो -55 मिलीवोल्ट पोटेंशियल जैसे ही जनरेट होता है, उस टाइम पे कौन ओपन होते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, मैकेनिकल गेटेड चैनल्स। हाँ, वहां पे वोल्टेज गेटेड, मैंने गलत बोला। रेस्टिंग फेज पे कोई स्टिमुलस आया था, कोई सिग्नल आया था, जैसे ही सिग्नल टच किया सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल्स ओपन होंगे। -70 से पोटेंशियल को शिफ्ट करवाएंगे -55 मिलीवोल्ट तक। जैसे ही -55 मिलीवोल्ट होगा, इस पे कौन खुल जाएगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। सोडियम का और ज्यादा इन्फ्लक्स होगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है, रिवर्सल हो जाएगा चार्ज का। रेस्टिंग फेज में बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव था, उल्टा हो जाएगा। अब अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव हो जाएगा। पोटेंशियल कहां से कहां जाएगा, -55 से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, +20 टू +40 मिलीवोल्ट तक जाता है। +20 टू +40 मिलीवोल्ट की रेंज को क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल। क्लियर है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल अचीव होगा, आप खुद सोचना, इस पॉइंट पे मुझे डिस्टर्बेंस लाने के लिए, मान लीजिए मुझे डिस्टर्बेंस लेके आनी थी, तो मुझे करना क्या था, सोडियम को अंदर की तरफ इकट्ठा करना था, अंदर पॉजिटिव चार्ज रखना था और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज रखना था, हाँ या ना। अगर इस पॉइंट पे मैं पंप को काम करने देती, तो पंप क्या करता, ये पंप क्या करता, सारे सोडियम को एक तो एनर्जी लगाता, एक तो बेवकूफ एनर्जी लगाता, एटीपी यूज करता, साथ साथ सारे के सारे सोडियम को कहां भेज देता, बाहर। मुझे चाहिए सारे सोडियम बाहर जाए, नहीं, क्योंकि मुझे अगर कोई चेंज जनरेट करवाना है, ये सोडियम को बाहर भेज के फिर से रेस्टिंग कंडीशन लेके आ रहा है ना, मुझे तो डिस्टर्ब करना है ना न्यूरॉन को, हाँ या ना।
तो अब क्या करेगा, आपके डीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इनएक्टिव हो जाता है या क्लोज हो जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को? पक्का गुड टू गो है, ठीक है। +22 +40 मिलीवोल्ट जनरेट हो गया, पोटेंशियल सॉर्टेड है। इसमें सोडियम वोल्टेज गेटेड बंद होते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं। अब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे, अगेन ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, तो ये क्या करते हैं, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, सॉर्टेड है। अब खुद सोचो, मान लो ये इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम तो करा रहे हैं, मैं इस एक्स्ट्रा सोडियम का क्या करूं जो अंदर पड़ा हुआ था, जो डीपोलराइजेशन के टाइम पे आया था। यहां पे क्या होगा, यहां पे पंप दोबारा ओपन होगा, वो सारे के सारे एक्स्ट्रा सोडियम को बाहर फेंकेगा और पोटेशियम को क्या करेगा, अंदर लेकर आएगा। रीजन क्या है पोटेशियम को अंदर लेके आने का, क्योंकि मुझे रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम बाहर ज्यादा चाहिए था, पोटेशियम अंदर ज्यादा चाहिए था। बाहर पॉजिटिव चार्ज चाहिए था, अंदर मुझे नेगेटिव चार्ज चाहिए था, हाँ या ना? पक्का। तो अब मान लीजिए डीपोलराइजेशन के बाद जब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए, तो आप बोलते हो कि न्यूरॉन अपने रीपोलराइजेशन वाले स्टेज में जा रहा है। किस में जा रहा है, रीपोलराइजेशन वाले स्टेज में। तो अब क्या होगा, पोटेंशियल +22 +40 से कहां पे ड्रॉप होना शुरू होगा, -70 तक। अगर मान लो थोड़ी देर और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन रहते हैं, तो ये पोटेंशियल -70 से -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आपके 3 इवेंट्स है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। इसको ऐसे इमेजिन करना, आपने रेस स्टार्ट की है, जब आप रेस स्टार्ट कर रहे हो, आप बिल्कुल फ्रेश हो, थके हुए नहीं हो, पानी वानी पी के आए हो, प्रॉपर जूस हो, जूस पी के आए हो, हाइड्रेटेड हो, पोलराइजेशन। मैंने सिग्नल दिया, आप भागना शुरू हुए, डीपोलराइजेशन। आपने काम खत्म कर दिया, वहां पहुंच गए। जब आप फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचे हो, क्या आप बिल्कुल वैसे थे जहां आप स्टार्ट पॉइंट पे थे? आप वहां थके हुए हो, आप एग्जॉस्टेड हो, आपको प्यास लग रही है, आपको पैरों में दर्द हो रहा होगा भाग के, हाँ या ना? तो आपको टाइम लगेगा उस पॉइंट से फिर से रेस्टिंग फेज में आने में। तो वो जो स्टेज होती है जहां से वो एक्साइटेड काम करने वाली स्टेज से फिर से रेस्टिंग स्टेज में आएगा, उसको क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पक्का। इतने पॉइंट में कोई दिक्कत परेशानी है तो इसको पढ़ लीजिएगा, आप घर जाके इसको पढ़ोगे, ठीक है, हाँ या ना? तो साइकिल ऑफ इवेंट्स में कहां गया भाई, साइकिल ऑफ इवेंट्स में फटाफट एक एक पॉइंट में, पहला क्या था, पोलराइजेशन। पहला क्या था, पोलराइजेशन। सेकंड क्या था, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। थर्ड क्या था, रीपोलराइजेशन। समझ में आ गया? बोलो। यहां पे क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाज -70 मिलीवोल्ट। इधर आपका क्या था, एक्शन पोटेंशियल इज हाउ मच, अबे वो नलायकों बोलो, एक्शन पोटेंशियल कितना है, +22 +40 मिलीवोल्ट। रीपोलराइजेशन क्या होगा, बैक टू व्हाट, -70 मिलीवोल्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यही होता है ना। डीपोलराइजेशन कौन से चैनल खुलने की वजह से हुआ, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। रीपोलराइजेशन किसके खुलने की वजह से हुआ, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। पंप कहां ओपन था, पंप कहां ओपन था, पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। और पंप कहां पे क्लोज था, डीपोलराइजेशन। बिल्कुल डिटेल में लिखवा दिया था, नोट्स देख लेना, समझ में आ गया है ना। अब कंडक्शन क्या होता है, मान लीजिए एक एक्सॉन था, चलो इसको बना ही लेते हैं। मान लो ये एक एक्सॉन था, ये रहा एक्सॉन, ये रहा एक्सॉन। इसको क्या मैंने हाइपोथेटिकली डिवाइड कर दिया ए बी सी में, ए में, बी में और सी में, हाँ या ना। सब में बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, सब में बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। तो साइड ए, साइड बी, साइड सी सारी क्या है, पोलराइज बैठी हैं। सिग्नल जैसे ही आएगा साइड ए को डिस्टर्ब करेगा। अब क्या होगा, साइड ए में क्या हो जाएगा, बाहर माइनस, अंदर पॉजिटिव, हाँ या ना, यही होगा। अब आपका करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब जब कंडीशन ये होती है, मान लीजिए आपकी कंडीशन ये हुई, इसको मैं 1 मिनट के लिए कॉपी कर रही हूं बस, ये लो, इसको मान लो कॉपी किया मैंने और यहां पे क्या कर दिया, चार्जेस का चेंज कर दूंगी सिर्फ इतना, बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव, ठीक है। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे फ्लो होगा, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे फ्लो होगा। तो अब कंडीशन क्या होगी, ए पे फिर से बाहर पॉजिटिव आ जाएगा, अंदर नेगेटिव आ जाएगा।
बी में क्या होगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, अंदर की तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो आप क्या बोलोगे, साइट ए जो पहले पोलराइज थी वो डीपोलराइज हुई, लेकिन फिर अब वो दोबारा क्या हो जाएगी, रीपोलराइज। लेकिन साइट बी जो पहले पोलराइज थी वो अब क्या हो जाएगी, डीपोलराइज। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट क्या होता रहेगा, आपका कंडक्शन होता रहेगा नर्व इंपल्स का एक एक्सॉन में। क्लियर है? पक्का? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स क्या होता है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनैप्टिक क्लेफ्ट। जो ऊपर वाला न्यूरॉन है उसको बोलते हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, नीचे वाले को बोलते हैं पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है? जैसे ही सिग्नल पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन पे आएगा, आपका कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, साइनैप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड होगा, न्यूरोट्रांसमीटर साइनैप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर साइनैप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा, पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर। न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा, उसके बेसिस पे दो चैनल्स ओपन हो सकते हैं, या तो सोडियम लाइगेंड गेटेड चैनल्स या क्लोरीन लाइगेंड गेटेड चैनल्स। अगर न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो क्या ओपन होगा, सोडियम लाइगेंड गेटेड चैनल्स। अगर न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो क्या ओपन होगा, क्लोरीन लाइगेंड गेटेड चैनल। समझ में आ गया? तो दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। सॉर्टेड है? अब सोचो, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, सोडियम लाइगेंड गेटेड चैनल कराया, पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन को क्या करेगा, डीपोलराइज, हाँ या ना। लेकिन क्लोरीन लाइगेंड गेटेड चैनल जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के केस में रिलीज होता है, ओपन होता है, तो अंदर ज्यादा Cl- आएगा। अगर अंदर की तरफ ज्यादा नेगेटिव हो गया तो मैंने क्या कर दिया, हाइपर पोलराइज। और कोई भी न्यूरॉन सिग्नल कब रिसीव कर सकता है, जब वो अपनी पोलराइज स्टेट में हो। क्लियर है? गुड टू गो है? इसको पढ़ लेना। ठीक है? अब दो टाइप के आपके ये होते हैं साइनैप्सिस, इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस एंड केमिकल साइनैप्सिस। केमिकल साइनैप्सिस में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड साइनैप्टिक क्लेफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत पास पास में होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं इनके बीच में। ठीक है? फ्लो ऑफ इंपल्स डायरेक्ट होता है, यहाँ पे किसके थ्रू होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। फास्टर कौन होता है, इलेक्ट्रिकल, स्लोअर कौन होता है, आपका केमिकल। प्रेजेंट कहाँ होता है, रेयर होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस की लोकेशन बता दो, इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस की लोकेशन याद करके आना। केमिकल साइनैप्सिस सबसे ज्यादा काम करते हैं आपकी बॉडी में। क्लियर है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस में कोई नेचर नहीं होता, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर के बेसिस पे केमिकल साइनैप्सिस दो हैं, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। क्लियर है क्या? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूरल सिस्टम दे रखा है कि वर्टेब्रेट्स में वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम है, इंसेक्ट्स में आपका ब्रेन एंड गैंग्लिया प्रेजेंट है, कॉकरोच में बता दिया था, हाइड्रा में आपका न्यूरॉन्स का कुछ नेटवर्क है। कौन से टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट है हाइड्रा में, ए पोलर या नॉन पोलर, नलायको। अब न्यूरल सिस्टम का क्लासिफिकेशन, नर्वस सिस्टम दो ब्रांच में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आएंगी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी की वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, लेकिन आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी की इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब अगर आप बात करोगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, आगे उसके दो डिवीजन आ जाएंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है? इसी में एक होता है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है, विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपकी बॉडी के इंटरनल या विसरल ऑर्गन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सॉर्टेड है? सोमैटिक वॉलंटरी है, ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी है। इस चीज को आप याद रखना, घर जाके कृपया करके पढ़ लेना। क्या बेटा? हाँ, बट एनसीईआरटी ने एक अलग से लाइन लिखी हुई है। ठीक है? चलिए, अब अगर ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ब्रेन ब्रॉक्स या क्रेनियम में। ब्रेन के ऊपर तीन मेनिंजेस, तीन कवरिंग होती है, उनको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। सबसे अंदर वाली कवरिंग होती है पाया मैटर, बीच वाली होती है रेक्नॉइड मेम्ब्रेन, और सबसे बाहर वाली होती है ड्यूरा मैटर। ठीक है? और ड्यूरा मैटर के बाहर क्या हो जाएगा, स्कल। सॉर्टेड है इतना पॉइंट? पाया मैटर और एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन के बीच में होती है सब एरेक्नॉइड स्पेस, और आपकी ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन के बीच में होती है सब ड्यूरल स्पेस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सब एरेक्नॉइड स्पेस में आपका क्या फ्लो करता है, सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को? ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्रेनियल मेनिंजेस भी आपका हो जाएगा। पाया मैटर किसके कांटेक्ट में है, ब्रेन के कांटेक्ट में, लेकिन ड्यूरा मैटर किसके कांटेक्ट में है, डायरेक्ट स्कल के कांटेक्ट में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ब्रेन आपके तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है? मिड ब्रेन का क्या पार्ट होता है, कुछ नहीं, मिड ब्रेन को मिड ब्रेन छोड़ दो, अभी कॉर्पोरा, कॉर्टेक्स, जेमिना बाद में बताएंगे। हाइंड ब्रेन में क्या पार्ट होंगे, तीन, पॉन्स वैरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। हाँ या ना? फोर ब्रेन में क्या होता है, बहुत सारी ऐसे इनफोल्डिंग्स होती हैं, इनफोल्डिंग्स।
डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? सल्काई। एलिवेशन को क्या बोलते हैं? गायराई। हाँ या ना? आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? ग्रे। अंदर इनर मेड्यूला क्या होता है? व्हाइट। क्यों? क्योंकि बाहर वाले क्या होते हैं? बाहर में आपकी सेल बॉडीज का कलेक्शन होता है और अंदर में क्या होता है? आपके माइलिनेटेड एक्सॉन्स का कलेक्शन होता है। हाँ या ना? माइलिन शीथ वाज व्हाइट इन कलर बट द निसल ग्रैन्यूल्स वर व्हाट? ग्रे इन कलर। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि सेरिब्रम में आपका क्या होता है बेटा जी? सेरिब्रम में आउटर क्या होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इनर सेरिब्रल, अरे बोलोगे, इनर सेरिब्रल मेड्यूला। ग्रे मैटर कौन होता है? ग्रे मैटर कौन होता है? कॉर्टेक्स। व्हाइट मैटर कौन होता है? मेड्यूला। व्हाइट मैटर कौन होता है? मेड्यूला। क्या ये पॉइंट सॉर्टेड है? इसमें कोई दिक्कत परेशानी है किसी बच्चे को? तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि सेरिब्रल, अच्छा एक और चीज, सेरिब्रल हेमिस्फेयर में ना दो लोब होती हैं, एक लोब ऐसी, दूसरी लोब ऐसी, इसलिए बोलते हैं दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं। इनको आपस में ज्वाइन करते हैं किससे? एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स होता है जिसका नाम होता है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स का मतलब पता है आपको? ट्रैक्ट, गुच्छे सीएनएस में बाहर होगा। देखो, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन दी सीएनएस न्यूक्लियाई, आउटसाइड दी सीएनएस, पीएनएस में क्या होगा? गैंग्लिया। ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन द सीएनएस, अभी बोला ट्रैक्ट, और बाहर आउटसाइड इन दी पीएनएस। करेक्ट, समझ में आ गया? अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के तीन एरिया होते हैं, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड मोटर एरिया। सेंसरी एरिया इंफॉर्मेशन को सेंस करता है, एसोसिएशन एरिया तीन बेसिस पे काम करता है, वर्क, विल पावर, मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। क्या हुआ बताओ? विल पावर, मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। और मोटर एरिया क्या करता है आपका? जो भी एक्टिविटी करानी होती है, जो भी मोटर फंक्शन कराना होता है वो परफॉर्म करता है। तो आप एसोसिएशन एरिया को क्या बोलते हो? कि इट इज नीदर प्योर सेंसरी नॉर प्योर मोटर। समझ में आ गया? ना तो सेंसरी होता है ना ही मोटर होता है। उसको देख लेना, रीजन सेरिब्रल हेमिस्फेयर में बाहर की तरफ क्या होता है? आउटर कॉर्टेक्स, अपीयरेंस क्या होता है? ग्रे, प्रेजेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सेल बॉडीज, इनर क्या होता है? व्हाइट, प्रेजेंट क्या होता है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। हाँ या ना? पक्का? एसोसिएशन एरियाज के लिए आप क्या बोलते हैं? इट इज नीदर सेंसरी नॉर मोटर, मतलब ना तो सेंसरी होते हैं ना मोटर होते हैं, बट किसके बेसिस पे काम करते हैं? आपके मेमोरी, एक्सपीरियंस एंड विल पावर के बेसिस पे। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी का फिगर देख लेना, आपको लेबलिंग पूछने के लिए आ सकती है कि कौन कौन सा क्या है, तो लेबलिंग आपने याद करनी होगी। इतना पॉइंट क्लियर है? अब एक चीज और आता है आपका, जब आप फोर ब्रेन की बात करते हैं तो फोर ब्रेन में एक और पार्ट आता है थैलेमस। आता है? हाँ या ना? तो थैलेमस में ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एपिथैलेमस। साइड वाले को क्या बोलते हैं? थैलेमस। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे आपका फोर ब्रेन आके खत्म हो जाता है हाइपोथैलेमस के लेवल पे। क्लियर है? अब फंक्शंस क्या है जब आप इसको छोड़ना। अब एक चीज बात सुनो, मिड ब्रेन की अगर बात करोगे, मिड ब्रेन में डोर्सल साइड पे 4 स्वेलिंग्स दिखाई देती हैं। उन 4 स्वेलिंग्स को कलेक्टिवली बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। क्या बोलेंगे? कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। क्लियर है? ऊपर वाली 2 स्वेलिंग को बोलेंगे सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, नीचे वाली को बोलेंगे इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। ठीक है, मिड ब्रेन में एक डक्ट पास करती है, 2 मिनट बाद बताऊंगी क्या काम करेगी। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, पॉन्स वैरोले, पॉन्स वैरोली, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स क्या काम करता है? आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है उसके पास। ठीक है, सेरिबेलम किस में काम करता है? बैलेंसिंग में काम करता है बॉडी की। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या होता है? दुनिया के जितने हेडक्वार्टर्स होते हैं यहीं पे होते हैं। गैस्ट्रिक सेंटर होता है, वॉमिटिंग सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ब्रीदिंग सेंटर होता है। सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स किसके पास होते हैं? आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पास। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पक्का? आप मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन को मिला के बोलते हो ब्रेन स्टेम, लेकिन हाइंड ब्रेन के सेरिबेलम को नहीं गिनोगे। मिड ब्रेन को गिन लो, पॉन्स को गिन लो और मेड्यूला को गिन लो। इसको देखना, इन्होंने सेरिबेलम किसको लेबल किया हुआ है? इसको। हाँ या ना? ऐसा नहीं लग रहा आंटी का जूड़ा है पीछे? ठीक है, तो इसको क्या करना? मिड ब्रेन जोड़ लेना, हाइंड ब्रेन में सिर्फ 2 जोड़ना, पॉन्स और मेड्यूला। सेरिबेलम को हटा देना, तो मिड ब्रेन प्लस दी हाइंड ब्रेन एक्सेप्ट दी सेरिबेलम इज फॉर्मिंग दी ब्रेन स्टेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को? जल्दी बताओ। अब आपको पता है कि ब्रेन में डायरेक्ट ब्लड फ्लो नहीं करता, आपका होता क्या है? सीएसएफ फ्लो करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हाँ या ना? ठीक है,
अब आपके ब्रेन में खाली जगह होती है वेंट्रिकल, जहां पे आपका CSF फ्लो करता है। दो वेंट्रिकल्स होते हैं आपके सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में। थर्ड वेंट्रिकल आपका प्रेजेंट होता है डायंसीफिलॉन में। तीन तो कहां हो गए, फोर ब्रेन में। अब CSF को हाइंड ब्रेन के पास भेजना है, बीच में कौन बैठा है, मिड ब्रेन। तो आपकी थर्ड वेंट्रिकल जो डायंसीफिलॉन में प्रेजेंट था, फोर्थ वेंट्रिकल जो मेड्यूला में प्रेजेंट है, इसके बीच में एक डक्ट पास करती है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, डक्ट ऑफ सिल्वियस या आइटस डक्ट। तीन नाम है इसके, सेरिब्रल एक्विडक्ट, आइटस डक्ट या फिर डक्ट ऑफ सिल्वियस। क्या करती है वो पूरे के पूरे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि देयर इज अ कैनाल व्हिच इज नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट व्हिच पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। फंक्शन क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF को थर्ड वेंट्रिकल जो डायंसीफिलॉन था वहां से कहां लेके आना, मेरे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को, पक्का? ब्रेन स्टेम क्या है, हाइंड ब्रेन प्लस मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का क्या नहीं इंक्लूड करना है, सेरिबेलम नहीं इंक्लूड करना है, मेड्यूला पिटाई करूंगी, सेरिबेलम नहीं इंक्लूड करना है। समझ में आया? ठीक है, एक चीज और, सेरिबेलम की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो सेरिबेलम में मान लीजिए ये आपका सेरिबेलम है, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। क्या बोलते हो आप ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के अरेंजमेंट को? यहाँ पे आउटर ग्रे मैटर, इनर व्हाइट मैटर, इसका जो अरेंजमेंट होता है ना, इसको कुछ नाम देते हैं। नाम बता सकते हो? आर्बर वाइटे, आर्बर वाइटे। ठीक है, ये किसका अरेंजमेंट है, आपके सेरिबेलम का। क्या ये पॉइंट क्लियर है, सेरिबेलम का? तो इसमें भी सेरेब्रम के जैसे आउटर कॉर्टेक्स है, इनर क्या है, मेड्यूला व्हाइट मैटर। बस इतना फर्क है, आप इसको आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स नहीं बोलोगे, आउटर सेरिबेलर कॉर्टेक्स बोलोगे, क्योंकि सेरिबेलम का पार्ट है। समझ में आ गया? पक्का? फंक्शन क्या क्या होते हैं आपके ब्रेन के, वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, बैलेंस करना, वाइटल ऑर्गन्स को करना, थर्मो रेगुलेशन करना, हंगर एंड थर्स्ट कंट्रोल करना। ठीक है, सिनकार्डियन रिदम जो आपकी डेली एक्टिविटीज होती है, ह्यूमन बिहेवियर और आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करना। लास्ट एक लिम्बिक सिस्टम बचा है। आपको पता है आपकी बॉडी का एक इमोशनल सेंटर, इमोशनल ब्रेन होता है जिसको क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम। उसके चार पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के कुछ पार्ट, हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस एंड एमिगडाला। सेरिब्रल हेमिस्फेयर बता दिया क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है लिम्बिक सिस्टम में। अब बात आती है हिपोकैम्पस की। हिपोकैम्पस क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। आपका एमिगडाला क्या करता है, आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है। ये स्पेसिफिकली एमिगडाला क्या करेगा, आपकी इमोशंस के लिए इन्वॉल्व होता है। कोई भी इमोशन है, लव है, हेट है, रेज है, गुस्सा है, फियर है, डर है, जो भी जितने भी इमोशंस है वो सब कौन कंट्रोल करेगा, आपका लिम्बिक सिस्टम। समझ में आया? तो आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है कि आपका इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, हिपोकैम्पस, एमिगडाला along with the hypothalamus is forming the limbic brain या the emotional brain। आप लिम्बिक सिस्टम को दूसरा क्या नाम देते हो, आपका इमोशनल ब्रेन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जितने भी इमोशंस है ये कंट्रोल करता है। सॉर्टेड है? तो चार कंपोनेंट्स याद रख लेना, कौन कौन से कंपोनेंट है। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर पहला, दूसरा क्या है, हिपोकैम्पस, तीसरा क्या है, एमिगडाला, और चौथा क्या है, मेरा हाइपोथैलेमस। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को? पक्का? हो गया? चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू बेटा।